हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए जितने महीने अब शेष बचे हुए हैं, इतने महीनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, यदि हम सितंबर से लेकर के अप्रैल तक का समय काउंट करें, मई में एग्जामिनेशन है तो मैं मई महीने को काउंट नहीं कर रहा हूँ। एक बफर जोन जो आपके पास में होना चाहिए मई महीने के मद्देनज़र, वो बफर जोन आप अपने लेवल पर अंडरस्टूड वे में रखिएगा। जब हम अप्रैल तक की स्थिति को देखते हैं तो फिर ध्यान रखिएगा कि अभी से लेकर अप्रैल तक में 8 महीने का शेष समय जो बचा हुआ है, और इस हिसाब से जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति किस तरीके से कारगर हो सकती है, ये बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है समझना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम 8 माह के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं और जो हमारे पास में सिलेबस है यूपीएससी का, इसको कैसे हम मैनेज करें ताकि इस 8 महीने में हम इस सिलेबस के अधिकांश पहलू को समझ पाएँ और रिवाइज भी कर पाएँ। कैसे ये संभव है? मैं यहाँ पर आपको ये निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि ये संभव है यदि आप एक सुनिश्चित प्लानिंग के अनुसार काम करें। तो यदि आपके पास में क्लैरिटी है, आपके पास में एक रोड मैप बना हुआ है कि नहीं मुझे इतने महीने में ये काम करना है, इतने महीने में ये काम करना है, इतने महीने में ये काम करना है, तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि क्लैरिटी नहीं है, आपके पास में रोड मैप नहीं है, तो फिर आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि पता नहीं ये सब्जेक्ट मेरा कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मैंने रिवाइज किया भी है या नहीं किया है, ये रिवाइज हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई सारी जो दुविधाएं हैं, आशंकाएं हैं, ये आपको मन में आती रहेंगी और इसके कारण जो आपका आत्मविश्वास है यह और अधिक डगमगाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ बातचीत करना चाहूँगा इस मामले में कि जब हम 8 माह के हिसाब से रणनीति को देखें, यानी सितंबर से लेकर के और अप्रैल 2025, क्लैरिटी आपको ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो प्री का एग्जाम होगा, देन आफ्टर मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद साक्षात्कार से आप गुजरेंगे। अब यहां पर यह समझना कि जो मेंस का सिलेबस है, इस मेंस के सिलेबस में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्री में भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यह रणनीति है, समझिएगा इसको। जो मेंस में सिलेबस की बात करते हैं तो इतिहास में भी जो आधुनिक भारत है वो आपको प्री में भी पढ़ना है, गेटिंग इट। इसके अलावा जो कला और संस्कृति का क्षेत्र है ये भी आपको प्री में पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी भी आपको प्री में पढ़ना है, ज्योग्राफी भी आपको प्री में पढ़ना है, हाँ या ना, इकोनॉमी भी आपको प्री में पढ़ना है। और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है मेंस के इकोनॉमी का या मेंस के ज्योग्राफी का जो कि प्री में आपसे नहीं पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ, जब यहां पर हम लोग इस खाके को देख रहे हैं तो इससे क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? इससे आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये आपका मजबूत होना चाहिए। और ये यदि मजबूत है तो आप प्री के लेवल पर भी अच्छा तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और मेंस के लेवल पर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। यानी अभी से आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अभी से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को अच्छे से अच्छे तरीके से रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, बार बार नोट्स को देखें, नोट्स को अपडेट करें और देन फिर जो रिवीजन है ये कंटिन्यू करें। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको ये डर भय नहीं रहता है कि पता नहीं मेरी मेंस की तैयारी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना।
आप इसको ओवरऑल वे में पढ़ें, ब्रॉड वे में पढ़ें। जब ब्रॉड वे में पढ़ोगे तो फिर ये डर नहीं रहेगा कि प्री मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने संपूर्ण पॉलिटी पढ़ ली है, आपने संपूर्ण इकोनॉमी पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ लिया है। ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी है कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप भली भांति अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि प्री में निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। अब रही बात कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत, जो कि मेंस में है, मेंस में नहीं है और प्री में है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। यानी इतिहास के तीनों सेगमेंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, आपके पास में कंप्लीटली पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास में ये सब विषय हैं, उसके जो भी नोट्स हैं, जहां से भी जो भी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा है, वो सब आप एक बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। और इसको रिवाइज करने का भी एक तरीका है। कैसे हम रिवाइज करेंगे, कैसे हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से हम तैयार करेंगे, इसमें आप ये कीजिए कि जो भी आपका विषय है, उस विषय में जितने भी टॉपिक हैं, जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, जो आपको टॉपिक लगता है कि यहां से सवाल पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी टॉपिक को आप अपने एक कॉपी पर नोट कीजिए। उदाहरण के लिए कि आपने इतिहास विषय चुना, इतिहास विषय में आपने आधुनिक भारत चुना कि चलो मुझे आधुनिक भारत को अच्छे तरीके से पूरा करना है, कंप्लीट करना है। आधुनिक भारत में जब हम आते हैं तो कई सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, कई सारे सेगमेंट्स। लाइकवाइज हम 1757 से लेकर के 1857 का जो कालखंड रहता है, ये पढ़ते हैं। भारत में यूरोपियों का जो आगमन होता है, उनकी जो नीतियां हैं वो पढ़ते हैं, का आगमन एवं नीति पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भारत में जनजातीय आंदोलन हुए, कृषक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या आंदोलन, जो भी आप कहें। और इस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जहां एक तरफ गांधीवादी विचारधारा है, वहीं दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं, बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसके अलावा कुछ साम्यवादी गतिविधियां भी रही हैं, है ना। ये मैंने कुछ एक बहुत ही मोटे तौर पर, लेमैन तौर पर मैंने फ्रेम बनाया। आपको ऐसे ही फ्रेमिंग करनी है हर एक विषय में। आप अपनी नोट कॉपी को उसी हिसाब से तैयार कीजिए, हर एक विषय के लिए तैयार कीजिए, और उसमें 2 से 3 पेज में जितना भी आपको लगता है किसी भी विषय से संबंधित टॉपिक, वो टॉपिक आप लिखिए। और उस टॉपिक को लिखने के बाद तब फिर 1 बाय 1 उसको पढ़ना शुरू कीजिए, रिवाइज करना शुरू कीजिए। जो जो टॉपिक आपका कवर होता जाएगा, जो जो टॉपिक आप पढ़ते चले जाएंगे, उसको क्या कीजिएगा, मार्क कीजिए कि हाँ, ये मैंने एक बार फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड हो चुका है। इस तरीके से उसको मार्क करना है। एक बार आपने पढ़ा फर्स्ट राउंड, 2 बार आपने उसको पढ़ा सेकेंड राउंड, तीसरी बार भी आप उसको पढ़ रहे हैं तो थर्ड राउंड। मार्क कीजिए हर एक टॉपिक के हिसाब से। और देन हमेशा हर सप्ताह में आप ये इवैल्यूएट कीजिए कि आपने जो पढ़ाई की, अपने उस विषय के उस टॉपिक को जब देखा, तो फिर कौन कौन से ऐसे अंश हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी भी मिस हो रहे हैं, और वहां पर आपको और अधिक एफर्ट लगाने की जरूरत है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए।
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में कहां से सवाल पूछा गया और मैंने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, और यदि नहीं दिया तो आखिर मुझसे कहां पर मिस हुआ। जहां पर ये गैप है उस गैप को फिल कीजिए और देन फिर आप उसको फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी संपूर्णता के साथ होते चली जाएगी। और ये आपको नियमित तौर पर अपनाने की जरूरत है, हर विषय के स्तर पर अपनाने की जरूरत है। यानी हर विषय के टॉपिक को इस तरीके से फ्रेम करना, पहला काम। दूसरा काम कि हर सप्ताह में आप उसको इवेल्युएट कीजिए। पूरा हमने एक रूटीन बना लिया, रूटीन बनाने के आधार पर हम उसको पढ़ते चले गए और देन फिर हमेशा उसको रिवाइज करते चले गए। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होता है। लगातार आपको केवल पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है ना, ये जरूरी है। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर जो 2025 का टारगेट है इसको आप आसानी से क्रैक कर सकेंगे। इसमें और भी कई सारे पहलू हैं, जैसे कि यहां पर जब हम ये देख रहे हैं कि ठीक है भाई, ये तो जो महत्वपूर्ण सिलेबस है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी विषय हैं जो कि आपको अभी से ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। लाइकवाइज आपको एथिक्स आपको एक बार अभी पढ़ लेना चाहिए, है ना। एक बार, यदि जो 8 महीने का ये समय बचा हुआ है, इन 8 महीनों में यदि आप एक बार एथिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर जब अगली बार पीटी के बाद जब आप 2 महीने का, लगभग 2 या 2.5 महीने का गैप आपके पास में मिलेगा तो उस दौरान आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा। एथिक्स जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। यानी जब हम एक नजर उसको दोहरा लेते हैं ना, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 250 मार्क्स का ये पेपर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर, इसकी तैयारी आपकी अभी हो जानी चाहिए। इसकी तैयारी यदि आप अभी कर लेंगे तो फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे आपके पास में समय कम बचेगा। अभी 8 महीने का समय मैं आपको बता रहा हूं, और मई 2025 में जब एग्जामिनेशन हो जाएगा प्री का, और देन फिर अगस्त 2025 में संभावना है मुख्य परीक्षा की, तो समझिए कि मई 2025, 25 मई 2025 को तो पीटी का एग्जाम है, तो मई तो समाप्त हो गया, बचा जून और जुलाई। अगस्त में तो फिर मेंस का पेपर ही रहेगा जहां तक मुझे ध्यान है ना। तो 2 महीने 2.5 महीने में आप कितना क्या पढ़ लीजिएगा बताइए। और यदि 2 महीने 2.5 महीने का समय आपको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है तो आप अभी के समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अभी किया जो एफर्ट है वो आपको आगे काम आएगा। यदि आपने अभी एफर्ट नहीं लगाया तो फिर आगे वो काम नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल विषय हैं, ट्रेडिशनल विषय को आप इस तरीके से पढ़िए ताकि वो मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। एथिक्स पढ़ लीजिए, 250 मार्क्स का पेपर है, और ऑप्शनल अपना तैयार कर लीजिए जो कि 500 मार्क्स का पेपर है। अब यहां पर मेरी स्ट्रेटजी आप समझिए, मेरा जो संकेत है वो समझिए कि इसके आधार पर आप अपने मेंस की एक बहुत बड़े सेगमेंट को ऑटोमेटिकली इन 8 महीनों में, 6-7-8 महीनों में कवर कर लेंगे, जिसमें आपका एक ऑप्शन पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको केवल रिवाइज करना बाकी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप उसको देखेंगे पीटी के बाद, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। आपको केवल उसको रिवाइज करना होगा। रिवीजन करने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ने में ज्यादा समय लगता है ना। गाड़ी को स्टार्ट करने में ज्यादा समय लगता है। गाड़ी जब मूव कर जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने में कभी महसूस किया है कि पहली बार पैडल को पुश करने में एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, उसके बाद तो आप एक हाथ छोड़ करके 2 हाथ छोड़ करके भी साइकिल धाएं धाएं चलाते हैं,
है कि नहीं? तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि पहली बार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत बेहतर तरीके से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इसकी प्लानिंग आपके पास में अभी से होनी चाहिए। और इस हिसाब से आपके मेंस की तैयारी प्री के साथ में कंबाइंड वे में हो रही है। इसके अलावा एथिक्स और ऑप्शनल का पेपर यदि आपका तैयार है तो आपके माथे पर बर्डन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा कि भाई प्री यदि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। प्री केवल पास करना तो आपका लक्ष्य नहीं है ना, या ऐसा है? प्री पास करना तो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि चलो आईएएस 2025 का प्री में पास कर गया या पास कर गई, बहुत बड़ा मेरा नाम हो गया। मैं हमेशा अपने क्लासेस में कहता हूं कि इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। इंटरव्यू दे करके और वापस लौट करके आने वाले न जाने कितने लोग हैं, प्री तो छोड़िए, है ना, एक से एक 30 मार खा लोग हैं। इसलिए उस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि पीटी पास करने पर मेरा बहुत नाम होगा। पीटी केवल और केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो एक तरीके से छंटनी है, छंटनी। जो तनिक भी सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, फिल्टरेट कर दिया जाएगा, जाओ भाई खेलो कूदो, बेकार तुम यहां पर आ गए, है ना। तो यहां इस बात को समझिएगा कि आप अपने सीरियसनेस की पहचान यहां से साबित करेंगे कि आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं और उसमें तुक्के जैसी कोई बात नहीं है तो आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपने प्लानिंग के तहत अपना काम शुरू किया है, और यदि आपने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर आप आगे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है ये आप ध्यान में रखिएगा, इसके आधार पर आपकी तैयारी और बिल्डअप होते चली जाएगी, है ना। इसमें रत्ती भर भी कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं है। यहां सबसे अधिक जो महत्व